जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग जो घटना चक्र की बुक कवर कर रहे थे उसमें हम लोगों ने जो हिंदी का सेक्शन था वो पूरा कवर कर लिया था। फिर मूल विधि का जो सेक्शन था वो भी हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया था। और जीएस में जो था हम लोगों ने अ, संविधान वाला जो सेक्शन था वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, आज जीएस का सेक्शन जो है, जीएस के सेक्शन में जैसे आपका विश्व का भूगोल, इतिहास और इकोनॉमी वाले जो सेक्शन होंगे वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग धैर्य बना के वीडियो में बने रहिएगा। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार वीडियो को भी लाइक कर देना। ठीक है, तो हम लोग को देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। पहला चैप्टर जो है इसमें हमारा ब्रह्मांड और सौरमंडल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जो क्वेश्चन आए हैं वो हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को आंतरिक ग्रह माना जाता है। तो इनमें से किसको माना जाता है, तो ऑप्शन डी में जो दिया है शुक्र, इसको जो है आंतरिक ग्रह माना जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आंतरिक ग्रह छोटे व ठोस होते हैं, ये सूर्य के निकट होते हैं एवं भारी पदार्थों से बने होते हैं। इन ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रह शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा है। अगला इससे पॉइंट जो होंगे वो हम लोग देख लेंगे। तो पृथ्वी ग्रह पर जल की उपस्थिति होने के कारण इसे जल ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घनी सफेद और पीले बादलों से निर्मित है। अगला क्या पूछ रहा है, वर्ष 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव अल्फ्रेड वेगनर ने रखा था। भू प्रॉपर्टी में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का 0.02% भाग जो है इसमें होता है। आगे बढ़ते हैं, अब अगला जो है चैप्टर हमारा वो आपका वायुमंडल से हो जाएगा। तो इससे क्वेश्चन क्या पूछा है, वायुमंडल में वह संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है जहां पर प्रगामी शीत वायु द्रव्यमान गर्म वायु द्रव्यमान के बीच में रहता है। तो वह क्या कहलाता है, तो अधिवृष्टि वाताग्र कहलाता है। ऑप्शन डी में जो दिया है यह इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल की सबसे बाह्य परत बहिर्मंडल है जो धीरे धीरे बाह्य आंतरिक में विलीन हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ओजोन की सबसे अधिक मात्रा डैश में मौजूद है। तो ओजोन की जो सबसे अधिक मात्रा है किस मंडल में पाई जाती है, तो आपकी समताप मंडल में जो है पाई जाती है। ऑप्शन ए में जो दिया है ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। अगला चैप्टर है हमारा अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखा सॉरी रेखांशों के बीच समय का अंतर होता है। तो कितने अंतर होता है, तो 4 मिनट का जो है दो अक्षांश के बीच दो देशांतरों के बीच जो है समय का अंतर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी मापने के लिए होता है। तो इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ओपिसोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा स्थल मंडल अर्थात देश, पर्वत और पठार से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग देखेंगे। तो पहले देश वाला देख लेते हैं। तो अफगानिस्तान की राजधानी डैश है। तो इसमें से क्या है, अफगानिस्तान की राजधानी तो वो आपकी काबुल हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला पॉइंट क्या है हमारा, रोडेशिया क्षेत्र के उत्तरी भाग उत्तरी रोडेशिया का वर्तमान नाम जाम्बिया तथा दक्षिणी रोडेशिया का वर्तमान नाम जिम्बाब्वे है। अगला पॉइंट हमसे क्या पूछ रहा है, प्रशांत महासागर में द्वीपों का देश फिजी एक स्वतंत्र देश है। ओसेनिया में मेलानेशिया समूह का देश जो है आता है। ठीक है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगा। आगे क्या पूछ रहा है हमसे, यूगोस्लाविया के विभाजन के उपरांत बेलग्रेड वर्तमान में सर्बिया की राजधानी है। पोलैंड की राजधानी वारसा, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट तथा नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। आगे बढ़ते हैं, अल्जीरिया कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य दक्षिण अफ्रीका व सूडान में से अल्जीरिया देश देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं, न्यू कैलेडोनिया फ्रांस से स्वतंत्रता को अब स्वीकार करता है। आगे बढ़ते हैं, दुनिया की छत डॉट डॉट है। तो दुनिया की छत किसको कहा जाता है, तो पामीर के पठार को कहा जाता है। ऑप्शन डी में जो दिया है ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर बीस मैसिफ है। अगला हमारा अन्य प्रश्न देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। निम्नलिखित में से किसको विश्व खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है। तो इसमें मैदान जो है इसको विश्व खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी में जो दिया है यह इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, भूकंप और ज्वालामुखी तो रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। तो इसमें से क्या मापा जाता है हमको बताना है। तो भूकंप को जो है भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है। ऑप्शन डी में जो दिया है ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें व्याख्या में कह दिया, रिक्टर स्केल पे भूकंप के परिणाम का मापन किया जाता है।
भूकंप की तीव्रता मार्केली स्केल से मापा जाता है। निकटतम विकल्प डी सही माना जाता है, परंतु वायु की गति का मापन एनीमोमीटर से एवं सागर की गहराई का मापन फेदोमीटर से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भूकंप जो सतह पर चट्टान के विस्फोट से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण खानों में होते हैं, उन्हें जो है विस्फोट भूकंप कहा जाता है। उस बिंदु को अकेंद्र कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है। आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी से जो पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो माउंट इरेबस हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो दिया है ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? ढाल ज्वालामुखी को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है। तो ढाल ज्वालामुखी जो है वो पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में जो है सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखियों की मौजूदगी के कारण प्रशांत के रिंग क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या पूछा है हमसे? अब मिट्टी पे जो क्वेश्चन आए हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग कितना होता है? तो 10:01 का जो है कार्बन और मिट्टी का जो है इसमें अनुपात होता है। कार्बन और नाइट्रोजन का जो है अनुपात होता है। ठीक है। ऑप्शन सी जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः मिट्टी में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात जो होता है 10:01 का होता है। मृदा सूक्ष्म जीव कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग 4:1 से 9:1 के मध्य होता है। आगे बढ़ते हैं। शैल एवं स्थलाकृति के बारे में देखते हैं हम लोग क्या है। तो मिट्टी का वह कौन सा परत है जो दरार और छिद्र वाला चट्टानों के छोटे ढेरों से बनता है? तो इनमें से कौन बनता है हमको बताना है। तो सी स्तर जो है वह बनता है। ठीक है। ऑप्शन सी में जो दिया है ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। प्रवाल द्वीप प्रवाल शैलमाला का एक प्रकार है। जो प्रवाल द्वीप है वो आपका प्रवाल शैलमाला का एक प्रकार होता है। माइका खनिज भू प्रॉपर्टी के लगभग 4% का निर्माण करता है। सामान्यतया अग्नेयी और कायांतरित शैलों में पाया जाता है। इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में जो है किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अपवाह तंत्र, इससे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है हमारा। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? इसमें से कौन मानी जाती है? तो आपकी बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील जो है मानी जाती है। ऑप्शन ए में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका की 5 विशाल झीलों में से सबसे बड़ी झील हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? परिवहन। तो मटल्ला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है हमको देख बताना है। तो आपका श्रीलंका में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन बी में जो दिया है ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में स्थित है। वोल्गा जलमार्ग की निकासी कैस्पियन महासागर में होती है। आगे बढ़ते हैं। घास के मैदान से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेंगे हम लोग। तो उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले घास के मैदान को कहा जाता है। तो ये आपके प्रेरी कहा जाता है। जो उत्तरी अमेरिका में जो पाए जाते हैं वो आपके प्रेरी कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक तरफ घास के मैदान है और एक तरफ देश और महाद्वीप हो जाएंगे। तो जैसे आपका लानोस है, लानोस कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। स्टेपीज ये आपके यूरेशिया में पाए जाते हैं। वेल्ड ये आपके दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। पंपास ये आपके अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे में जो है पाए जाते हैं। सिलवास घास का मैदान नहीं है बल्कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन होते हैं। ठीक है। सिलवास। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। अगला क्या पूछा है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पंपास दक्षिण अमेरिका में समशीतोष्ण घास के मैदान है। अब अगला जो चैप्टर होगा हमारा वो आपका जनजातीय हो जाएगा। तो हॉटेनटॉटस जनजाति किस देश के नागरिकों को कहा जाता है? तो इनमें से किसको कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के जो नागरिक होते हैं इनको कहा जाता है। ऑप्शन डी में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हमसे क्या पूछ रहा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी कहते हैं। ठीक है। पिग्मी निवासी विषुवत-रेखीय प्रदेश में पाए जाते हैं। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल के आसपास घूमती हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन एवं पर्यावरण, इससे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। किसी प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उनको डाट कहा जाता है। तो उनको क्या कहा जाता है? तो द्वितीयक वन जो है कहा जाता है। ऑप्शन डी में जो दिया है यह इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब कृषि से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं वो देखेंगे हम लोग। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग जो है इनको विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी में जो दिया है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। धान चीन भारत की मुख्य फसल है। ठीक है। वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार दक्षिण पूर्व एशिया में प्रयोग में लाया गया था। अब अगला चैप्टर जो है हमारा खनिज और उद्योग से हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। दुनिया में कुल
कुल टिन का 2/3 भाग कहाँ से आता है? तो ये आपका चीन से आता है। ऑप्शन ए में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, किम्बरली सोने की खदानें अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। वर्ष 2016 में दुनिया के शीर्ष 3 उत्पादक देश कौन से हैं? तो भी सीमेंट के, सीमेंट हमने छोड़ दिया है, तो सीमेंट के शीर्ष 3 उत्पादक देश कौन से हमको बताना है। तो आपका चीन हो जाएगा, भारत और अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा है, हीरे सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक अफ्रीका महाद्वीप है। आगे बढ़ते हैं, अब जलवायु चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हैं वो हम लोग देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन से बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इनमें से कौन होते हैं? तो आपके कपासी वर्षा जो होते हैं ये सबसे तेज वर्षा करते हैं। ऑप्शन बी में जो दिया है ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वायु के मार्ग में आने वाले पहाड़ों की उपस्थिति से वर्षा होने की क्रिया को पर्वतीय वर्षा जो है कहा जाता है। भूमध्य सागरीय वन झाड़ियाँ गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में अवस्थित हैं। किस महाद्वीप में कोई ठंडी मौसम नहीं है? तो इसमें से कहाँ पर नहीं होती? तो आपकी अफ्रीका में नहीं होती है। ऑप्शन बी में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, अब जलमंडल पे जो क्वेश्चन आए हैं वो हम लोग देखेंगे। तो निम्न में से कौन एक गर्म धारा है? तो ब्राजील की धारा जो है वह इसमें से गर्म जल धारा हो जाएगी। ऑप्शन सी में जो दिया है यह इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खाड़ी प्रवाह एक गर्म महासागरीय धारा या अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। अगला चैप्टर हमारा द्वीप से हो जाएगा। तो ड्यूगो गार्सिया कहाँ पर स्थित है हमको बताना है। तो यह आपका हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन बी में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रशांत महासागर अधिकतम निम्न निमग्न द्वीपों से बनता है। तो इनमें से बनता है, ठीक है। अब अगला चैप्टर जो है हमारा नहर से हो जाएगा। तो हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है? तो आपका स्वेज नहर से जो है जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है, स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर जो जल निकायों को जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं, विविध से अब देखेंगे हम लोग। तो गार्डन ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है इनमें से? तो कैंट जो है उसको गार्डन ऑफ इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। विश्व में शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आपके टुंड्रा के नाम से जो है इसको जाना जाता है। ऑप्शन बी में जो दिया है यह इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक बर्फ अंटार्कटिका पर पाई जाती है। गोबी रेगिस्तान हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित बर्फा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर में बर्फा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है। अफ्रीका में कालाहारी उष्णकटिबंधीय प्रकार का रेगिस्तान है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या पूछ रहे हैं हमसे, जब पृथ्वी पूर्व की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय क्या होगा हमको बताना है। तो पश्चिम स्थानों के स्थानीय जगहों से जो है आगे होता है। ऑप्शन बी में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, विषुवत बसंत ज्वार प्रत्येक 6 महीने के बाद घटित होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमसे क्या पूछा है, भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? तो आपका सलमा बांध हो जाएगा। ऑप्शन सी में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, मंगतेचु जल विद्युत परियोजना का निर्माण भूटान में किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात दुनिया में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, दुनिया के किस भाग में इसे हरिकेन कहा जाता है? तो आपका अटलांटिका का जो क्षेत्र है वहां पे इसको हरिकेन के नाम पे जाना जाता है। ऑप्शन बी में जो दिया है यह इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मृत सागर को उसमें बढ़ी हुई लवण सामग्री से अवलक्षित किया जाता है जिस कारण तैराक इस समुद्र की लहरों पर तैरते हैं। आगे बढ़ते हैं, ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुरी एक संक्रमण क्षेत्र बनता है जहां पर नदी समुद्र के साथ मिलती है। अगला पॉइंट हमसे क्या पूछ रहा है, वर्षा को मापने के लिए रेन गेज उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है। अगला पॉइंट क्या पूछ रहा है हमसे, भारतीय बाजार पर पहुंचने के लिए स्वेज नहर के माध्यम से व्यापार को वर्ष 1869 में खोला गया था। वर्ष 1869 में खोला गया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, 12 का परमाणु ऊर्जा संयंत्र संयुक्त अरब अमीरात का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं, अब जो है हमारा सांस्कृतिक गतिविधियां अगला जो विषय होगा वह हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल की सांस्कृतिक रंगभूमि कला का एक रूप है? तो इनमें से कौन हो जाएगा? तो आपका
कुड़ियाट्टम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिलंबम तमिलनाडु का मार्शल आर्ट फॉर्म है, ठीक है, अर्थात कला शैली है। या अगला क्या पूछे हमसे, केरल का पारंपरिक दस्ताने वाला कठपुतली सो पावाकुथु है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा नृत्य से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो इनमें से कौन हो जाएगा, तो आपका सत्रिया हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, मोहिनीअट्टम नृत्य केरल राज्य का है, ठीक है। सितारा देवी कथक से संबंधित हो जाएंगी। कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है जो यूनेस्को की अमूर्त संस्कृत विरासत सूची में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। चरकुला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा। राजस्थान के पारंपरिक स्ट्रिंग पापेट को पुर्तगा कठपुतली के रूप में जो है जाना जाता है। कौन सा केरल का सबसे बड़ा त्यौहार हो जाएगा, तो ओणम जो है या केरल का सबसे बड़ा त्यौहार हो जाएगा। ऑप्शन बी में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है। होली का जो है बसंत त्यौहार भी कहा जाता है। देव दिवाली त्योहारों को कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। द गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, तो यह कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका मुंबई में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो दिया है यह इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, तमिलनाडु राज्य को दक्षिण भारत का गेटवे गेटवे कहा जाता है। तमिलनाडु को जो है उसको दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है, ठीक है। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। फतेहपुर सीकरी को 1886 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगरा के किले को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हम्पी को वर्ष 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। अब अगला जो चैप्टर है हमारा वो आपका चित्रकला से हो जाएगा। तो इससे हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन है, तो इनमें से कौन हो जाएगा, तो लियोनार्डो द विंसी जो है ये इसके चित्रकार हो जाएंगे। ऑप्शन ए में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है हमको बताना है, तो आपका ईसाई धर्म हो जाएगा। ऑप्शन डी में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा है। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये आपके तबला से हो जाएंगे। ऑप्शन सी में जो दिया है ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उदय शंकर नृत्य तथा वाद्य से संबंधित हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्यौहार मनाया जाता है, तो इनमें से किस स्थान पर मनाया जाता है, तो ये आपका हरिद्वार में जो है मनाया जाता है। ऑप्शन बी में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रयागराज में कुंभ मेला उत्सव मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2017 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त संस्कृत विरासत को प्रतिनिधित्व सूची में कुंभ मेला का उत्कीर्ण किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा है। अब अगला चैप्टर जो है हमारा वो आपका अर्थव्यवस्था का हो जाएगा। तो इससे हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, सकल कुल आय की गणना के आय में आय के कितने मद होते हैं, तो कितने मद हो जाएंगे, तो ये टोटल 5 मद हो जाएंगे। ऑप्शन बी में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी तेजी के दौरान बढ़ जाता है परंतु मंदी के दौरान जो है घट जाता है। अगस्त 2015 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार नई दिल्ली को निम्न राज्य घरेलू उत्पाद में पहले स्थान पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछ रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी में जो दिया है यह इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कृषि उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 पेश करने वाले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत में वर्षा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की योजना बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म सिंचाई कोष को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के तहत स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमसे, कांग्रेस कृषि सुधार समिति 1949 की अध्यक्षता जेसी कुमरप्पा ने की थी। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना विश्व बैंक भारत सरकार द्वारा 50-50 के अनुपात में विश्व पोषित है। जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड से श्वेत क्रांति संबंधित हो जाएगा। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कृषि उत्पादों में व्यापार के लिए भारत का पहला कृषि वायदा सूचकांक एग्रीडेक्स जो है यह हो जाएगा। एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है जाना जाता है। कृषि में गोल क्रांति का संबंध आलू से हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति का संबंध जो है वो आपका मत्स्य पालन से हो जाएगा। भारत में केरल राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में महाराष्ट्र अरहर अर्थात तुर का प्रमुख उत्पादक है। आगे बढ़ते हैं। एक स्थानांतरण खेती पेपर भारतीय राज्य मध्य प्रदेश से जो है संबंधित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए वन के एक छोटे से हिस्से को काटकर जलाने की रीति को झूम कहा जाता है। कृषि उत्पादकता में गिरावट के लिए प्रदूषण एक कारण नहीं माना जाता है। महाराष्ट्र राज्य में गन्ना का उपज प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक है और ऐसे गन्ना उत्पादन में जो देखा जाए वह आपका उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पे है। ठीक है। चीनी उत्पादन में जो है होगा वो आपका महाराष्ट्र था, लेकिन वर्तमान में जो है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश हो गया है। ठीक है। शेयर क्रॉपिंग एक प्रकार की कृषि है। भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र वाला राज्य जो है वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कॉफी का मूल स्थान जो है वो आपका इथोपिया हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2025 में ब्राजील काफी उत्पादन में शीर्ष पर रहा है। ये नवीनतम आंकड़ा है, इसको ध्यान रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे। पेरू जैव विविधता में समृद्ध देश हो जाएगा। वर्ष 2021-22 में सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर चलित था, तो उस समय भी था, और इस समय जो सब्जी उत्पादन में है वो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवीनतम डाटा हमने करा दिया है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी मेरे हिसाब से, तो एक बार नवीनतम आर्थिक आंकड़ा जो है वो देख लेना, क्योंकि ये नवीनतम वाले ही मान्य होते हैं। रई से खाद्य तेल निकाला जाता है। रई की गिनती सरसों में की जाती है। सिंचाई के पानी में उर्वरक या रसायन की मिलावट फर्टिगेशन कहलाती है। भारत में पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। जो फसल एक वर्ष या उससे कम के लिए उगाई जाती है उसे बैंक ऋण के प्रयोग के लिए अल्पकालिक फसल माना जाता है। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो आपका केरल हो जाएगा। भारत में हर 5 वर्षों के बाद कृषि संगणना जो है की जाती है। गेहूं और जौ रबी की फसल है। ठीक है। तरबूज और खरबूज उगाने के लिए जायद का सस्य मौसम उपयुक्त है। भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य जो होगा वह आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को सुभाष पोलकर जो के द्वारा जो है प्रोत्साहित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 में पारित कृषि अधिनियम, जिसे भारत सरकार ने वापस ले लिया, के अनुसार कृषि समझौते की न्यूनतम अवधि एक सस्यकाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत जो है यह आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या पूछा है हमसे। भारत खाद्य निगम डैश के अधीन कार्य करता है, तो यह किसके अधीन कार्य करता है, तो उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो होगा उसके अधीन यह कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। खाद्य हानियों और अपशिष्ट के मापन और कटौती पर तकनीकी मंच को खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था। भारतीय खाद्य निगम उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्योग क्षेत्र में देख लेते हैं हम लोग। किस उद्योग को आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है, तो इनमें से किसको कहा जाता है, तो लौह और इस्पात उद्योग जो है इसको आधुनिक उद्योग की जो है रीढ़ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी प्रोडक्ट और उर्वरक, स्टील, सीमेंट तथा विद्युत के 8 कोर उद्योग माने जाते हैं। तो ये आपके निर्माण 8 कोर में शामिल नहीं है। ठीक है। निर्माण जो है वो आपके 8 में नहीं शामिल किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या पूछ रहा है। द्वितीय क्षेत्र निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है। देश में एकमात्र उद्योग वस्तु उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है। ठीक है। अब तृतीय सेक्टर पे जो क्वेश्चन आए हैं वो देख लेंगे। तो कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा नियोजक क्षेत्र है, तो आपका भारतीय रेल जो है यह सबसे बड़ा नियोजक क्षेत्र हो जाएगा, मतलब रोजगार देने वाला क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना के से जो क्वेश्चन आए हैं वो हम लोग देख लेंगे। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी, तो यह जो है 1951 में जो है आरंभ की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा है। गाडगिल सूत्र भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए 1969 में विकसित हुआ था। सूत्र की चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान सहायता के वितरण के लिए अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। भारत में आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। रोजगार और कल्याण योजना से जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। तो डैश भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत खाता योजना है जो बालिकाओं के माता पिता के लिए लक्षित है। तो इसमें से कौन हो जाएगा, तो आपका सुकन्या समृद्धि योजना हो जाएगा। ऑप्शन सी में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, मत्स्य पालन सेक्टर के समग्र विकास और प्रबंधन को सक्षम करने के लिए मिशन फिशर लिंक नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था। हमारे देश में ग्रामीण विकास समुदाय विकास कार्यक्रम के स्थान शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, समेकित बाल संरक्षण योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की एक विस्तृत योजना है जिसका उद्देश्य देश में बच्चों के लिए एक संरक्षणकारी वातावरण तैयार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या हमसे पूछ रहा है, वर्ष 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा जयप्रकाश नारायण के द्वारा तैयार किया गया था। अगला पॉइंट क्या दिया हमारा, 2020-21 के बजट के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को जो है शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या पूछा है हमसे, वर्ष 2020-21 के बजट के अनुसार बिकारी वस्तुओं के लिए निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के लिए किसान रेल आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, निश्चय पोषण योजना का उद्देश्य टीबी अर्थात तपेदिक रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना इसका उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, 2020-21 के बजट के अनुसार सरकार ने किसानों को धारण क्षमता प्रदान करने के लिए SHGS द्वारा संचालित ग्राम भंडारण योजना चलाई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी जिम्मेदार होती है। उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना को विश्व बैंक की मदद से वर्ष 2012 में जो है शुरू किया गया था। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश के किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल बर्बाद होने पर बीमा प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ई रकम पोर्टल योजना किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था जहां किसान अपने कृषि उत्पादों की नीलामी के माध्यम से बेच सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन की रचना की गई है, विशेष रूप से बारिश द्वारा सिंचित क्षेत्रों में, और इसमें एकीकृत खेती, पानी के उपयोग को दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण सहक्रियता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या पूछा है हमसे, पश्चिम बंगाल में वर्ष 1979 में शुरू किए गए ऑपरेशन बरगा ने बटाईदारों को जमींदारों द्वारा निष्कासन के खिलाफ कानूनी संरक्षण प्रदान किया और उन्हें उपज के उचित हिस्से का जो है हकदार बनाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा है, वर्ष 2020 में कृषि अवसंरचना निधि नामक नई योजना की शुरुआत की गई थी जो वर्ष 2020-21 से 29-30 तक प्रचलन में रही थी। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक का ऋण 3% ब्याज दर पर अनुदान देने का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं, रायथू सधिकारा संस्था आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसके माध्यम से राज्य सरकार ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम को जो है लागू किया है। किसानों के लिए तेलंगाना राज्य ने रायथू बंधु योजना की जो है शुरुआत करी है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों के लिए मजबूत आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरू की है। आगे बढ़ते हैं, बाजार पहुंच पहल MAI योजना एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है जिसकी परिकल्पना निरंतर आधार पर भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 2017 में निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना का शुभारंभ किया था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया पहल को लागू करता है। आगे बढ़ते हैं, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क दर पर पूंजीगत की आपदा के लिए निर्यातोन्मुख पूंजीगत वस्तु योजना निर्यात को सुविधा प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, गरीबी एवं बेरोजगारी, इससे जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेंगे। तो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात डाटा द्वारा अनुमानित किया जाता है। तो यह जो है आपका लोगों की संख्या के अनुपात के द्वारा जो है अनुमानित किया जाता है। ऑप्शन ए में जो दिया है यह इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, आबादी संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्य ने वर्ष 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था। मुद्रा और बैंकिंग से जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। तो भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद पर खर्च होती है। तो यह जो है आपका पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर जो है खर्च होती है। ऑप्शन बी में जो दिया है यह इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की कार्यवाही विमुद्रीकरण जो है कहलाती है। रियाल सऊदी अरब की जो है मुद्रा है। डॉलर या ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ऑस्ट्रेलिया की एक मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था का असली मुद्रा मूलधन ब्याज दरों की कमी के कारण बढ़ जाती है। लागत जन्य मुद्रास्फीति
गति या तीव्रता के आधार पर मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है। अगला क्या पूछा है हमसे पॉइंट, मुद्रास्फीति जनित मंदी एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिसमें अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति, उच्च बेरोजगारी और स्थिर आर्थिक वृद्धि का एक साथ अनुभव होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा है। भारत में मुद्रास्फीति लक्षीकरण भारत रिजर्व बैंक करता है, ठीक है। कोर अर्थात मूलभूत मुद्रास्फीति में खाद्य और ऊर्जा संबंधित वस्तुएं शामिल नहीं होती हैं क्योंकि इनकी कीमतों में बहुत अधिक अस्थिरता होती है। आगे बढ़ते हैं, मुद्रास्फीति जनित मंदी घटते वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और बढ़ती कीमत के स्तर का एक संयोजक है। आगे बढ़ते हैं, प्रत्यवस्फीति के अंतर्गत हुए सब क्रियाएं, नीतियां व उपाय आते हैं जो सरकार द्वारा मुद्रास्फीति गति को रोकने के लिए किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अधिष्ठ मुद्रा मुद्रा जिसे लोगों को स्वीकार करना होता है क्योंकि इसे कानूनी समर्थन प्राप्त होता है। सिक्के तथा करेंसी अधिदिष्ट मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या पूछा है हमसे, वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 4 उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों को अधिक मतदान के अधिकार दिए गए थे। ये देश इस प्रकार है जैसे आपका चीन हो गया, भारत, ब्राजील और रूस। श्रीलंका इन देशों में नहीं शामिल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य क्या है, तो पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई नीति जो है आपकी सस्ती मुद्रा नीति जो है कहलाती है। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर मौद्रिक नीति समिति का पदेन अध्यक्ष जो है होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या पूछा है, हाजिर बाजार के मामले में विदेशी मुद्रा की भौतिक सुपुर्दगी होनी चाहिए। अगला हमसे क्या पूछा है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जून 2000 में लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 1999 में अधिनियमित किया गया था। अगला हमसे क्या पॉइंट पूछ रहा है, आपका पूछ रहा है मनमोहन सिंह भारत के ऐसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या हमसे दिया हुआ है, 1960 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन ए में जो दिया है ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बॉन्ड एक निश्चित अवधि के दौरान भविष्य में वित्तीय लाभ के वादे से संबंधित दस्तावेज हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना वर्ष 1992 में जो है की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का प्रमुख कार्यालय मुंबई में स्थित है। 2017 में भारतीय महिला बैंक का विलयन भारतीय स्टेट बैंक के साथ किया गया था। बैंक कर्मचारियों द्वारा अन्यायपूर्ण समृद्धिकरण के लिए किए गए कार्य को इंटरलॉपर फ्रॉड जो है कहा जाता है। घरेलू वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के तहत कुल लक्ष्य समायोजित निवल बैंक ऋण का 40% होता है। बैंक चेक प्रोसेसिंग में मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है इसमें वो होता है, ठीक है, अर्थात MICR तकनीक का उपयोग जो है किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी, अर्थात एग्जिम बैंक की 1982 में की गई थी। बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण बैंकों में राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है। विश्व यूरोपीय समिति की सिफारिश वर्ष 1982 में लागू की गई थी। अगला क्या पूछा हमसे, पूर्व RBI गवर्नर CD देशमुख ने भारतीय रिजर्व बैंक को एक शेयर धारक संस्था से राज्य में स्वामित्व वाले संगठन का सुचारू रूप बदलने में मदद की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या हमसे पूछा है, बजट 2020-21 में नाबार्ड द्वारा एग्री वेयर हाउसिंग की मैपिंग और जियो टैगिंग किए जाने की बात की गई है। अगला क्या पूछ रहा है हमारा, बैंकिंग तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, ठीक है। पुनर्निर्माण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक को सार्वजनिक रूप से विश्व बैंक के नाम से जो है जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो KV कामत हो जाएंगे, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहा जाता था। यह ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक हो जाएगा। 2014 में ब्रिक्स अर्थात ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या पूछा है हमसे, जमा बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का लक्ष्य सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से किशोरों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण भूमि बंधक योजना के अंतर्गत स्वीकृति नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर जो होगा हमारा वाणिज्य और व्यापार हो जाएगा। तो इससे पहला क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, वाणिज्य के किस क्षेत्र के से बुल तथा बियर जुड़े होते हैं, तो ये आपके शेयर बाजार से जो है जुड़े होते हैं। ऑप्शन C में जो दिया है यह इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग शेयर बाजार के क्षेत्र में होता है। शब्द भेदिया लेन देन अर्थात इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार से यह संबंधित हो जाएगा। विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ के अंतर से लाभ लेने को अंतरपरण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या पूछा है हमसे। उस मध्यस्थता में को जो निवेशकों से तुलनात्मक रूप से कम विनिमय किए जा सकने वाले प्रत्यक्ष ग्राहक स्वीकार करते हुए बचतकर्ताओं को ऐसे प्रत्यक्ष वित्तीय दावे जारी करने से संबंधित है जो तुरंत विनिमय किए जा सकते हैं। तो आपका चलित मध्यस्थता जो है यह कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की पूंजी भारतीय पूंजी बाजार चल निधि को चलाने वाली है। ठीक है, बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयर को बेचने और खरीदने के लिए ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद एक साधन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या पूछा है। विश्व व्यापार संगठन की सामान्य परिषद ने क्षेत्रीय व्यापार समझौताओं में पारदर्शिता स्थापित की। अगला हमसे क्या पूछ रहा है। विश्व व्यापार संगठन 1995 में अस्तित्व में आया था। अगला हमसे क्या पूछ रहा है। विश्व व्यापार संगठन को प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता को परिवर्तित माना जाता है। अगला हमसे क्या पूछ रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार कार्यान्वयन द्वारा थोक मूल्य सूचकांक जो है माना जाता है, प्रकाशित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमसे क्या पूछा है। जून 2007 में यूरोपीय संघ अर्थात ईयू के साथ भारत ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता अर्थात BTIV की बातचीत की थी। अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ कर योग्य होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमसे क्या पूछा है। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता अर्थात NEIA ट्रस्ट वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के नियंत्रण में आता है। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। एक देश में जहां निजी सदस्य संगठन देश के बैंक में राशि जमा करते हैं और देश के शेयर और बांड बाजारों में खरीदारी करते हैं, वह पूंजी प्रविष्ट को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है। अगला हमसे क्या पूछ रहा है। इन्वेस्ट इंडिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी हो जाएगा। व्यापार उपचार महानिदेशालय वाणिज्य विभाग अर्थात डॉपिंग रोधी की जांच करता है। अगला हमसे क्या पूछ रहा है। विदेश पोर्टफोलियो निवेशकों और विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए किसी कंपनी की जारी और प्रदत्त पूंजी की इक्विटी प्रतिभूति में निवेश और व्यापार के लिए 24% की सीमा हो जाएगी। OIL सिद्धांत को उदार प्रतिमान भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। भारत में विदेश से धन उधार लेते समय बाहरी वाणिज्यिक उधारी की दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार न्यूनतम स्वामित्व रखने के लिए आवश्यक निवेश का न्यूनतम 10% रखना अनिवार्य होता है। आगे बढ़ते हैं, जब सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर दिखते हैं तो सकारात्मक PSU में अपनी हिस्सेदारी बेच देते हैं, इसे निवेश के रूप में जाना जाता है। अगला क्या हमसे पूछा है। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड अर्थात वैल्को में सरकार की हिस्सेदारी के विनिवेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका एक ऐतिहासिक जनहित याचिका मामला माना जाता है, क्योंकि इसके नतीजे में अदालत ने यह कहा कि सरकार के आर्थिक फैसलों को चुनौती देना अदालत के दायरे में नहीं आता है। अगला पॉइंट हमसे क्या रखा गया इन्होंने। एक सीमा पार निवेश जहां एक वैश्विक कंपनी किसी दूसरे देश में एक स्थापित स्थानीय कंपनी को खरीदती है और इसे एक सहायक कंपनी बनाती है, वो अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण जो है कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। जालसाजी विरोधी व्यापार समझौते को आधिकारिक तौर पर जापान द्वारा अभिपुष्टि किया गया है। अगला हमसे क्या पूछ रहे हैं। विदेश व्यापार अधिनियम 1992 में लागू किया गया था। अब अगला चैप्टर जो है हमारा प्रत्यक्ष विदेशी व्यापार से हो जाएगा। तो इससे जो क्वेश्चन आए हैं वो हम लोग अब कवर करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन इससे क्या पूछा है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 तक भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्निहित प्राप्त हुआ है। तो आपका गुजरात को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए में जो दिया है यह इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब गुजरात वर्तमान में जो है आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा अपडेट कर लेना। ये भी आर्थिकी वाली जो हमने कराई थी उसमें हमने ये भी करवा दिया था कि मतलब जो फॉरेन ट्रेड वाला जो था ना वो भी हमने करवाया है। देख लेना, शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है हमने करवा दिया। अगर जो नहीं करवाया है तो कमेंट करना, हम करवा देंगे। ठीक, मॉरिशस तथा अप्रैल 2020 से जून 2023 तक भी मॉरिशस ही भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शेयर अंतर्वाह प्रदान किया है।
वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में शीर्ष स्थान सिंगापुर का रहा है। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह प्राप्त हुआ है। सिंगापुर ने वर्ष 19-20 के दौरान भारत में अधिक एफडीआई अंतर्वाह का योगदान दिया था। आगे बढ़ते हैं। एफडीआई सुधार और इसकी परिभाषा से युक्तिकरण के लिए मायाराम समिति का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 में भारत सरकार ने ऑटोमेटिक रूट के तहत रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49 से बढ़ाकर 74 तथा सरकारी मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति प्रदान की है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शुरुआत वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति से की गई थी। अगला क्या पूछा है हमसे। भारत में आबादित मार्ग से एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुज्ञा सीमा 100% हो गई है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं। कुरियर सेवाओं में स्वतः स्वीकृति मार्ग के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई की अनुमति दी गई है। अगला क्या पूछा है। भारत में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% तक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे। कृषि मशीनरी में 2000 से 2014 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह कुल निवेश के प्रतिशत के तौर पर है तो कितना हो जाएगा, तो 0.16% इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब कोई कंपनी या व्यक्ति किसी ऐसे व्यवसाय में विदेशी निवेश करता है जो उसके देश में उसके मौजूदा व्यापार से संबंधित नहीं है तो उसे संगुटिका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। वर्ष 2016 में भारत को मॉरिशस से अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ था। वहीं 2023-24 में सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या दिया है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में रुझानों की रिपोर्ट प्रकाशित करता है। भारत में तंबाकू उद्योग में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश निषिद्ध है, मतलब प्रतिबंधित है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अर्थात एफडीआई के दो मार्ग उपलब्ध होते हैं। एक स्वचालित मार्ग होता है और एक आपका सरकारी मार्ग होता है। सेकंड क्या पॉइंट दिया है। विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हमसे पूछ रहा है। विदेशी संस्थाओं द्वारा शेयर बाजारों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 15% तक बढ़ा दिया गया है। रियल एसेट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन द्वारा लक्षित लोकप्रिय उद्योग नहीं है। चाय बागान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत प्रतिबंधित नहीं है। भारत संस्था के शेयरों का विदेशी संस्था के शेयरों से बदला विदेशी निवेशकों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निधि के संबंध में नीति बनाने के लिए एक स्रोत नहीं है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाहों की सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निगरानी तब तक शुरू होती है जब व्यापार उदारीकरण और औद्योगिक विनियमन संभव नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमसे क्या पूछा है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हमारा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सरकारी मार्ग के माध्यम से भारत और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रबंध करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन अर्थात OECD के अनुसार किसी निवेश की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मानने के लिए 10% की सीमा निर्धारित की गई है। आगे बढ़ते हैं। बजट पे अब जो क्वेश्चन थे वो हम लोग देख लेंगे। तो पहला भारतीय बजट 1952 में प्रस्तुत किया गया था। तो CD देशमुख के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन ए में जो दिया है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2020-21 के बजट के अनुसार सरकार ने कृत्रिम गर्भाधान की व्याप्ति का वर्तमान 30% से बढ़ाकर 70% करने का लक्ष्य रखा है। आगे बढ़ते हैं। 2020-21 के बजट के अनुसार सरकार ने मवेशियों में होने वाले मुंह पका खुरपका रोग और ब्रुसेलोसिस को वर्ष 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए एकवर्त समिति ने प्रस्ताव रखा था। वर्ष 2020-21 के बजट के अनुसार सरकार ने वर्ष 2025 तक भेड़ और बकरी में पेस्टिस रूमिनेटेस को खत्म करने का लक्ष्य रखा था। 2020-21 के बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 3.5% है। वही बजट अनुमान 2025-26 के राजकोषीय घाटे GDP का 4.4 रहने का अनुमान है। अब आगे बढ़ते हैं।
माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? तो यह जो है आपका ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति की वृद्धि पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? यदि एक गतिशील कर्मचारी एक नौकरी से दूसरी नौकरी पूर्व निर्धारित तरीके से बदलता है तो उसे कार्य चक्रानुक्रम कहते हैं, ठीक है, अर्थात जॉब रोटेशन कहलाता है। विश्व में पेट्रोल की कीमतें ओपेक द्वारा निर्धारित की जाती हैं। वर्ष 1998-99 में खाद्य उत्पादन का आकलन 201 मिलियन टन है। 1972 में स्थापित कार्यरत महिला संघ अहमदाबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े महिला श्रमिक संघ में से एक है, जो निम्न आय स्वतंत्र रूप से कार्यरत महिला श्रमिक से अधिकारों को बढ़ावा देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या पूछा है हमसे? औद्योगिक और आधारभूत संरचना संबंधी विकास दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आय कर एक प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या हमारा? व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज आय कर की गणना के लिए कुल आय में कटौती नहीं है। अगला पॉइंट हमसे क्या पूछ रहा है? आय कर पर अधिभार पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के अंतर्गत है, अतः केंद्र सरकार आय कर पर अधिभार लगाता है, एकीकृत और प्रतिधारित करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या पूछा है? 2 दशक पुराने दोहरे कराधान से बचाव समझौते में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल भारत और मॉरिशस के बीच जो है हस्तांतरित किया गया था। योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोटेंग सिंह अहलूवालिया हो जाएंगे, ठीक है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग वर्ष 2015 में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो आपके सुमन बेरी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति खुला सामान्य लाइसेंस नीति के तहत जो है दी जाती है। तो अगला क्या हमारा? MAT शून्य कर कंपनियों पर लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या पूछा है हमसे? सीमा शुल्क प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या हमसे पूछा है? अनुलाभ वह सुविधाएं या लाभ है जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त नगद अथवा सेवाओं के रूप में दिया जाता है। उदाहरण के लिए मुफ्त भोजन, गाड़ी और ड्राइवर, आधिकारिक कार्ययुक्त लैपटॉप इत्यादि जो है दिया जाता है। इसको आपका अनुलाभ कहा जाता है, ठीक है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था तथा कर में बढ़ोतरी सरकारी खर्च के लिए आवश्यक है। आवश्यक वित्त स्रोत जो है यह होता है। आगे बढ़ते हैं, वे किसान जो तुरंत फसल ऋण चुकाते हैं उन्हें भारत सरकार द्वारा 3% की दर से अतिरिक्त ब्याज सहायता जो है प्रदान की जाती है। गृह ऋण, मूलधन चुकौती, सार्वजनिक भविष्य निधि तथा जीव बीमा प्रीमियम कर बचत निवेश है, जबकि सावधि जमा कर बचत निवेश नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कर प्रणाली के तहत अघोषित आय की चोरी करने वालों की जांच के लिए मुद्रीकरण के तुरंत बाद स्वच्छ धन अभियान के शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या पूछा है हमसे? वित्त मंत्रालय के अधीन आयकर जांच महानिदेशालय एक विधि प्रवर्तन संस्था है जो धोखाधड़ी, अपवांचन तथा काले धन को वैध बनाने जैसे भारतीय कर कानूनों को उल्लंघन की जांच करता है। लागत जो कि व्यवसायिक गतिविधि की प्रकृति और स्तर में परिवर्तन से बदलती नहीं है, उसे विफल लागत जो है कहा जाता है। अगला हमसे क्या पूछ रहा है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी की पूर्ण संवैधानिक अधिकार 30 जनवरी 1992 को दिए गए थे। करदाता पहचान संख्या अर्थात टिन वर्तमान में GST अप्रत्यक्ष कर से संबंधित हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या हमारा? प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र के ऋण लघु उद्योग, कृषि, छोटे कारोबार आदि को दिए जा रहे ऋण की ओर संकेत करते हैं। फंड अर्थात निधियां जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वे आपके गिल्ट फंड कहलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त स्टॉक कंपनी की लेखा परीक्षा होती है ताकि वैधानिक आवश्यकता पूरी हो। अगला क्या हमसे पूछ रहा है? आय या लाभ पर लगाए कर के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए कर को जो है अप्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है। एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन संसाधन की कमी से जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि के कारण सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है? भारत में कार्बन टैक्स की दर 400 रुपये प्रति टन है। कार्बन टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है। कार्यशील पूंजी अपने काल्पनिक दायित्वों को पूरा करने की किसी कंपनी की क्षमता का एक मापदंड है। इसे वर्तमान पूंजी के नाम से जाना जाता है। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 14वें वित्त आयोग 2015 से 2020 में राज्यों के बीच करों के आवंटन के सूत्र में वन आवरण को भी जोड़ दिया गया था।
ये हरित हस्तांतरण सूत्र के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या पूछा है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो वाई वी रेड्डी जो है ये हो जाएंगे, ठीक है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, तो आपके एन.के. सिंह हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या पूछा है, वस्तु एवं सेवा कर के गंतव्य आधारित कर भी इसको कहा जाता है। भारतीय कंपनी को विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए प्रतिफल प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित जारी करने के लिए 60 दिन का समय जो है दिया जाता है। सीमा शुल्क अधिनियम भारत में एंटी डंपिंग शुल्क को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का गठन वर्ष 2016 में हुआ था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र की नीति की घोषणा करी थी। सपरिवर्तनीय नोट एक स्टार्टअप कंपनी द्वारा जारी किया गया लिखित है, जो शुरू में ऋण के रूप में पैसा की प्राप्ति की पुष्टि करता है तथा धारक की इच्छा पर देय है। अगला क्या हमसे पूछ रहा है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 को अगस्त 2003 में अधिनियमित तथा 5 जुलाई 2004 को लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, एक भारत कंपनी द्वारा किसी अन्य भारतीय कंपनी में निवेश को डाउन स्ट्रीम निवेश की संज्ञा दी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या क्वेश्चन पॉइंट दिया है हमारा, कृषि और संरचना कोष के लिए योजना के तहत योग्य उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए उपलब्ध होगा। अगला हमसे क्या पूछ रहा है, 10 उन भारतीय व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए जो स्रोत पर कटौती कर के लिए जो है जिम्मेदार हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या पूछ रहा है हमसे, माल और सेवा कर परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया हमारा, जीएसटी परिषद के प्रधान सचिव के रूप में केंद्रीय राष्ट्र सचिव कार्य करता है। जीएसटी पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू की गई है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के वोट की भारिता कुल मतों का 1/3 है। अगला क्या पूछ रहा है, माल और सेवा कर परिषद का गठन वर्ष 2016 में किया गया था। भारत एशिया क्लियरिंग यूनियन का सदस्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या हमसे पूछ रहा है, सबसे पसंदीदा राष्ट्र सिद्धांत माल और सेवा के आयात और निर्यात से संबंधित नीतियों में सभी देशों के साथ समान व्यवहार करने के लिए सदस्य देशों का आह्वान करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या पूछा है हमसे, नकद में प्राप्त अधिकतम 50,000 रुपए तक के व्यक्तिगत उपहारों को आय नहीं माना जाता है। आयकर की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। आगे बढ़ते हैं, विश्व व्यापार संगठन को प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता में परिवर्तित संगठन के रूप में स्थापित किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में भारत को भोजन की प्लेट की आर्थिक स्थिति का वर्णन करने के लिए थाली नॉमिक्स शब्द का जो है प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, ट्रेडमार्क उल्लंघन का अर्थ है उत्पादों और सेवाओं पर दूसरों के ट्रेडमार्क का अनधिकृत उपयोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड 1973 में निर्मित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2024-25 भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अवसंरचना पर 1.4 ट्रिलियन खर्च करना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए फिरवानी समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमसे क्या पूछ रहा है, एनआरआई और निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्तावों पूंजीगत वस्तुओं उपकरणों के आयात के लिए इक्विटी मुद्दों से संबंधित प्रार्थना पत्र पूर्व संचालन पूर्व निगमन व्यय आदि की जिम्मेदारी संभाला है। अनुलाभ की परिभाषा एक समावेशी परिभाषा हो जाएगी। वेतन या मजदूरी के अलावा किसी पद से जुड़े किसी भी लाभ को अनुलाभ कहा जाता है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह कार्यक्रम के तहत फास्टैग भारतीय राष्ट्रीय गणना निगम अर्थात एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है। प्रत्येक निर्धारण वर्ष में आयकर को प्रासंगिक वित्तीय अधिनियम द्वारा दी गई दरों पर लगाया जाता है। नई आर्थिक नीति भारत देश की समाजवादी साख को कमजोर किया है। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव भारत में उदारवादी निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार हो जाएंगे। भारत ऊर्जा मॉडलिंग फोरम को यूएसएआईडी और नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से आरंभ किया गया है। यूएसएआईडी ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें थोड़ा हो सकता है आगे पीछे वर्ड करके कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
अब अगला जो चैप्टर होगा हमारा, अगला विषय जो होगा वह जनसंख्या और नगरीकरण। तो यहाँ पे जो है आपके क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं, जो भी क्वेश्चन बनाए गए हैं वो सारे नए क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन PIQ पे ना बेस करके आप लोग खुद से इसको अलग से पढ़ लेना अच्छे से, और कहोगे तो 15-20 मिनट की एक अलग से इसकी हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। इसमें जो है सारे नए क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें रिपीटेड क्वेश्चन एक भी नहीं इसमें रिपीट किए गए हैं। क्वेश्चन हर एक चैप्टर से पूछा गया है, जैसे आपका कुल जनसंख्या आबादी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, साक्षरता, लिंगानुपात, धार्मिक जनसंख्या, विविध से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। इससे टोटल जो है अब तक 46 क्वेश्चन UPSI में पूछे गए हैं, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा क्या पूछा है। घोष वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई जनगणना का घोष वाक्य है। तो ये आपका 2011 का हो जाएगा। ऑप्शन सी में जो दिया है यह इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पिछली जनसंख्या 2011 में हुई थी। भारत के जनसंख्या इतिहास में 1951 से 1981 दशक को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। भारत में गृह मंत्रालय जनगणना संचालित करता है। भारत में जनसंख्या इतिहास में 1901 से 1921 की अवधि को स्थिर अवस्था कहा जाता है। भारत में पहली समकालीन जनगणना 1881 में आयोजित की गई थी। अगला क्या हमसे पूछ रहे हैं, भारत में जनगणना का कार्य 10 वर्ष में एक बार जो है होता है। अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, विश्व की आबादी का भारत में कुल कितने प्रतिशत हिस्सा है। तो भारत का जो होगा आपका इसमें वह हो जाएगा 17.7%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शहरी आबादी के मामले में दुनिया के देशों में शीर्ष में भारत की श्रेणी किस स्थान पे है। तो ये आपका दूसरे स्थान पे हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1999 को भारतवर्ष की आबादी अनुमानतः कितनी हो गई थी। तो ये आपकी 100 करोड़ जो है हो गई थी। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है। तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेपाल देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है। तो आपका सिक्किम हो जाएगा। भारत की जनगणना इतिहास में 1901 से 1921 की अवधि को गतिहीन चरण के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, अब जो होगा हमारा जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। तो इनमें से सबसे कम कहाँ पर हो जाएगा। तो आपका अंडमान निकोबार में हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम हो जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। तो इनमें से किसको कहा जाता है हमको बताना है, सॉरी डेमोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब दशकीय वृद्धि से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग देखेंगे। तो 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसतन वृद्धि दर डैश थी, तो कितनी थी। तो 17.64 जो है प्रतिशत थी। ऑप्शन ए में जो दिया है यह इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला चैप्टर हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन, 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर कितनी रही। तो 17.64% जो है वृद्धि दर रही थी। और साक्षरता दर का कुछ चैप्टर जो होगा यहाँ से जो क्वेश्चन आए वो हम लोग देख लेंगे। तो भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है। तो आपका केरल हो जाएगा। ऑप्शन बी में जो दिया है यह इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, भारत में लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों की साक्षरता दर सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केरल राज्य की साक्षरता दर जो है सबसे अधिक हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के जीवी नगर में साक्षरता दर सबसे अधिक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर जो है 64.6% हो जाएगी, ठीक है। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को जो है किया जाता है, ठीक है। लेकिन 7 वर्ष की 6 वर्ष है, यहाँ पे 6 वर्ष होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो एक बार हम भी क्रॉस चेक कर लेंगे, लेकिन 7 वर्ष अभी देख लेते हैं। भारत में बाल लिंगानुपात को डैश आयु वर्ग के प्रति 10,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये आपका 0 से 6 वर्ष का जो है परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन डी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। भारत में
लिंग अनुपात को प्रति 10,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में केरल राज्य में सबसे कम अधिशोषित जन्म दर हो जाएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है, तो 2.2% हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, अशोधित जन्म दर प्रत्येक 1000 लोगों के लिए एक वर्ष में जन्म को दर्शाता है। शिशु मृत्यु दर अर्थात IMR को प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों के लिए मृत शिशु की संख्या के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय भारत की जनसंख्या के लगभग डाट का गठन करते हैं। तो ये आपके 19.50% का जो है गठन करते हैं। ऑप्शन सी में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमसे पूछा है, जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल का प्रथम चरण डैश द्वारा वर्णित है। तो इनमें से किसके द्वारा वर्णित है, तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर जो है इसमें वर्णित है। ऑप्शन सी जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल के अंतिम चरण में विशेषता कम जन्म दर और कम मृत्यु दर का है। 2001 की जनगणना के अनुसार भाषाओं को उस अवरोहण क्रम में लगाएं जो भारत में पहली भाषा के रूप में बोली जाती है। तो वो आपकी हो जाएगी बंगाली, तमिल और कन्नड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी का क्रमशः 16.6% और 8.6% की जनगणना के अनुसार हो जाएंगे। ठीक है, जनसंख्या पिरामिड आरेख किसी जनसंख्या के सदस्यों के आयु लिंग विवरण को जो है दर्शाता है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, नसबंदी एक प्रभावी जन्म नियंत्रण विधि है। भारत ने वर्ष 1952 में अपना राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किया था। आगे बढ़ते हैं। अब पर्यावरण जो होगा, अगला चैप्टर हमारा पर्यावरण होगा। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे हैं वो भी हम लोग कवर करेंगे और इसमें भी आपके सिर्फ रिलेटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन इस चैप्टर से भी नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो PIQPS में भी आपको ज़्यादा जोर मैं नहीं देना, इससे नए क्वेश्चन ही बनेंगे। तो थ्योरी पार्ट जो होगा इसका जरूर पढ़ लेना आप लोग। पर्यावरण एवं सतत विकास, तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन के इस वर्ष आयोजित किया गया था। तो यह जो है 1952 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी में जो दिया है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। जून 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। अगला जो है हमारा क्या पूछ रहा है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण एवं मानव मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया था। अब अगला जो होगा हमारा जैव विविधता और पारिस्थितिकी, तो इसमें रामसर सम्मेलन से संबंधित है। तो इसमें से क्या संबंधित हो जाएगा, तो आर्द्रभूमि जो है वह इससे संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन बी में जो दिया है यह इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, रामसर समझौता आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है। जैवमंडल निलय के क्रोड क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतया प्रतिबंधित हो जाएगा। अगला क्या हमसे पूछ रहा है, विश्व में अभिज्ञात जैव विविधता संवेदनशील स्थल की संख्या 31 से 40 के बीच जो है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है। तो इनमें से किसका मेल नहीं किया गया है, तो शेर जो है हिमालय क्षेत्र में हिम तेंदुआ का जो है क्षेत्र है। ठीक है, शेर का जो है गुजरात का हो जाएगा। ठीक, तो यही जो है मिलान इसका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हमारा, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम को वर्ष 2010 में पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में वन विस्तार लगभग 21.72% है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक वन की का तात्पर्य है पर्यावरण समाज और गांवों के विकास के लिए वनों का प्रबंधन और संरक्षण करना तथा बंजर भूमि का वनीकरण करना। अगला जो चैप्टर है हमारा जलवायु परिवर्तन, यहाँ से जो क्वेश्चन आए हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, इमारत के पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली तैयार की गई है जिसको डाट के नाम से जाना जाता है। तो आपका लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिजाइन के नाम से जो है इसको जाना जाता है। ऑप्शन बी में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला हमारा है निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से क्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो है हो जाएगा। ऑप्शन सी में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने वर्ष 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस को समाप्त करने की योजना बनाई है। उस गैस का नाम है तो हाइड्रोक्लोरोकार्बन हो जाएगा, अर्थात HFC 23। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण को प्रदूषित करने वाले किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ की उपस्थिति को डैश कहा जाता है। तो आपका पर्यावरणीय प्रदूषक जो है कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रस्ती वर्ष 1984 में हुई थी। रक्षा वाहनों को BS-4 अनुपालन में छूट प्राप्त है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं के तहत घरेलू कचरे के अपघटन को जैव निम्नीकरण प्रदूषण कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रदूषण करता है या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसा व्यक्ति इसे साफ करने और इसके लिए भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। इस दृष्टिकोण को प्रदूषण भुगतान करता है। इसे पोल्यूटर पेज सिद्धांत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। शहरों में भूमिगत मिट्टी के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण स्वच्छ अपशिष्ट होता है। 15 दिसंबर 2017 तृतीय पाली में जो यह पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश के शीर्ष संगठन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। अब अगला जो होगा हमारा जल संरक्षण हो जाएगा। तो जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो यह 1974 में जो है लागू किया गया था। ऑप्शन सी में जो दिया है यह इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल अधिनियम 1974 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश या निर्णय से व्यथित व्यक्ति सीधे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के संपर्क कर सकता है। अगला क्या हमसे पूछा है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा नदी को साफ करने की परियोजना नमामि गंगे है। आगे बढ़ते हैं। विविध, इससे जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेंगे। तो नई परियोजना को EIA पर संस्करण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य हो जाएगा। तो आपका सार्वजनिक परामर्श जो होगा यह इसका हो जाता है। ठीक है, और आपका स्कोपिंग हो जाएगा, स्क्रीनिंग भी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में जो दिया है यह इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ जो होता है भूमि होती है। व्हिटली पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली पुरस्कार जो है उसको ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। ठीक है, जल अधिनियम वर्ष 1974 में लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं। अब जो होगा हमारा वो आपका जीव विज्ञान जो चैप्टर है वहां से जो क्वेश्चन आए हैं वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो इसको आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है। एक वर्णांध व्यक्ति किस रंग को नहीं पहचान पाता है। तो ये जो है आपका लाल और हरा रंग जो होता है वह नहीं पहचान पाता है। ठीक है, ऑप्शन ए में जो दिया है ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। वर्णांधता रोग जो है ये आपका लिंग सहलंग रोग होता है। ठीक है, इसमें मनुष्य को लाल और हरे रंग का अंतर नहीं होता है। इस रोग को लाल हरा अंधापन या डाल्टनिज्म भी कहा जाता है। इस रोग का वर्णन सर्वप्रथम डाल्टन ने 1794 में जो है किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। मिक्सोटेमा एक अनुवांशिक विकार नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा। एक वस्तु या वर्ग जो एक से अधिक गुणों और विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है तो उससे एकाधिकार वंशानुगत नाम से जाना जाता है। कंकाल तंत्र पे जो क्वेश्चन आए हैं वो हम देखेंगे। तो मानव शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी है। तो 206 जो है अस्थियों की संख्या हो जाएगी। ऑप्शन बी में जो दिया है यह इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। त्रिज्या अस्थि अर्थात कलाई वाले भाग में स्थित होती है। दंत वल्क मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है या कैल्शियम फास्फेट से निर्मित है जो जल में नहीं घुलता है। स्वस्थ दंत वल्क का रंग जो होता है वो आपका सफेद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियों और दांतों की कमजोरी आती है। गैस गैस्ट्रोनोमीसिया मांसपेशियां मानव शरीर के किस भाग से स्थित होती हैं। तो ये जो है आपकी निचली टांग से स्थित होती हैं। ऑप्शन सी में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फेफड़ों की ऐसी कौन सी बीमारी है जो क्रिस्टलीय सिलिका के अंतर श्वसन अवधारणा और उसके प्रति फुफ्फुसीय प्रतिक्रिया के कारण होता है, जो लंबे समय तक पत्थर तोड़ने और उत्खनन कार्य से जुड़े रहने की वजह से लोगों में पाई जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस बीमारी पर नियंत्रण और इसकी रोकथाम की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। तो इसमें से किसके कौन सी बीमारी हो जाएगी। तो आपका सिलिकोसिस जो बीमारी होती है वह होती है। ठीक है, ऑप्शन बी में जो दिया है यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग 4% होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है।
RH कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा है? तो ये आपको बंदर के नाम पर पड़ा है, ठीक है। ऑप्शन ए में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक युवक का हृदय स्पंद करता है, तो यह जो है आपका 72 बार प्रति मिनट जो है स्पंद करता है। ऑप्शन ए में जो दिया है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल की धड़कन को सामान्य दर पर बनाए रखने के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए कैथोड रे ऑसिलो ऑसिलोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तनाव परिहृद धमनी रोग का खतरा बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी मात्रा में रक्त पाया जाता है? तो यह जो है 5 से 6 लीटर में जो है मात्रा में रक्त पाया जाता है। ऑप्शन ए में जो दिया है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव में रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टेनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। खून के लाल कण बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में जो है बनते हैं। रक्त की प्राकृतिक ऐसी होती है, तो ये क्षारीय होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा? RH ब्लड ग्रुप में पंबे ब्लड ग्रुप के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आयरन आवश्यक होता है, जिसकी कमी के कारण अनीमिया हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर हो आपका तंत्रिका तंत्र होगा, तो इससे जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। तो दृष्ट वैमनस्य को किस लेंस के प्रयोग के द्वारा दूर किया जाता है? तो वह किसके द्वारा दूर किया जाता है हमको बताना है। तो बेलनाकार जो लेंस होता है उससे इसको दूर किया जाता है। ऑप्शन सी में जो दिया है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। मस्तिष्क का मज्जा लाल शतरवन और रक्तचाप जैसी अस्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत में छोटी उंगली की तरह निकला हुआ हिस्सा जो निकले हुए भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण करता है को डाट कहा जाता है। तो ये जो है आपकी बिलाई कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन ए में जो दिया है यही इसके सही आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? स्प्लेक स्प्लेक्नोलॉजी शाखा आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित हो जाएगा। पित्तरस यकृत द्वारा स्रावित होता है और पित्तरस में संग्रहित होता है, जो मुख्य रूप से वसा के विघटन होने की मदद करता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो आपकी यकृत है, जिसे इसके लाल भूरे रंग के अभिलक्षित किया जाता है। अगला चैप्टर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? आमाशय आहार नली का वह भाग है जो बलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? सर्डिन ओमेगा 3 वसा अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत होता है। पित्तरस को पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित किया जाता है। बड़ी आंत अपचित भोजन को पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करता है। उत्सर्जन तंत्र पे देखते हैं। गुर्दे के पथरी का चिकित्सीय शब्द पद निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो बिक्री ब्रिक का अस्मता होता है, ठीक है। ऑप्शन ए में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन एवं उससे संबंधित रोग देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव में पूर्ण दृढ़हीनता का कारण बनता है? तो आपका विटामिन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी में जो दिया है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का संश्लेषण यकृत में होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। नींबू और संतरे जाति से संबंधित फलों को विटामिन सी का अच्छा स्रोत जो है माना जाता है। विटामिन सी की कमी से स्क्रवी रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि करता है। आंत में मौजूद सूक्ष्मजीव गट फ्लोरा द्वारा विटामिन के का संश्लेषण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो आपका फोलिक अम्ल जो होता है यह इसके लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन बी में जो दिया है यह इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। त्वरित ऊर्जा के लिए धावक सुक्रोज का सेवन करते हैं। शाकाहारियों को सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन दालों से जो है प्राप्त होती है। हाइपोकैलेमिया अर्थात पोटेशियम की कमी के कारण होता है। अंडे की सफ़ेद दीप में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है, वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपका एविडीन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मज्जा के गठन में विटामिन सी मदद करता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाली एक बीमारी है या मानव हड्डी को प्रभावित करती है। विटामिन B12 को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। मिनी माता रोग का प्रकोप पारा द्वारा जल प्रदूषण के कारण हुआ था। स्पाइना विल्डा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए फ्लेड की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट शरीर मानव आहार के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है। विटामिन K1 को फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रक्त में थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी के कारण जो है रक्त में थक्का नहीं जमता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? आयरन की कमी के कारण मानव में अनीमिया रोग होता है। B3 की कमी से जो है नियासिन हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतःशत्रवी ग्रंथि पे जो क्वेश्चन है वो हम लोग अब देखेंगे। तो 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान है, क्योंकि
वसा अणु शर्करा अणु से अधिक CH बंद होते हैं, तो इसलिए जो है अधिक ऊर्जावान होते हैं। ऑप्शन सी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन सी में जो दिया है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में बौनापन रोग थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से होता है, इसकी कमी से बच्चों की लंबाई कम हो जाती है। कंठमाल अर्थात गलगांड रोग में लार ग्रंथियों का जो है लक्षण दिखाई देने लगता है, अर्थात वो फूट जाती हैं। ठीक है, वायरस जनित रोग जो है वो हम लोग देख लेंगे। तो एड्स का कारण क्या होता है? तो एड्स का इसमें से कारण क्या हो जाएगा? तो आपका HIV हो जाएगा, अर्थात मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम विषाणु हो जाएगा। ठीक है, विषाणु सूक्ष्मजीव हेपेटाइटिस बी रोग का कारण बनता है। जीवाणु अंतर्ज्वार रोग का कारण बनता है। H1N1 विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू हो जाता है। रेबीज रोग संक्रमित पशुओं की लार से प्रसारित होता है। खसरा को रूबेला भी कहा जाता है। वेरिसेला जोस्टर नामक विषाणु के संक्रमण से लघु मसूरी का रोग होता है। निपाह वायरस फ्लाइंग फॉक्स या फल जंतु के माध्यम से फैलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा? हेपेटाइटिस बी हेपा DNA वायरस के कारण होने वाला एक गंभीर यकृत संक्रमण है, जिसके कारण लिवर कैंसर होता है। प्रोटीन के बारे में असत्य हमको बताना, इनमें से कौन हो जाएगा? तो प्रोटीन को शरीर में संचित किया जा सकता है, तो प्रोटीन को नहीं संचित किया जा सकता है, वसा को जो है संचित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमसे क्या पूछ रहा है? सूक्ष्मजीव जीवाणु के कारण प्लेग होता है। उपदंश एक यौन संचारित संक्रमण है जो एक प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होता है। टेटेनस रोग को धनुष स्तंभ के नाम से जाना जाता है। थेरेक्स जो एक घातक रोग रक्त रोग का कारण बनता है, जो कि जीवाणु सूक्ष्मजीव है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग के रूप में जाना जाता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जीवाणु के कारण लैक्टिकल अल्सर होता है। ठीक है, मस्तिष्क रोग को आमतौर पर मस्तिष्क ज्वार के नाम से जाना जाता है। खिलाड़ियों के पैर की बीमारी की निम्न में से कौन सी वजह है? तो यह ट्राइकोफाइटन होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोरम नामक दांत उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पेचिश से संबंधित है? तो अमीबा याइसिस जो है यह इससे संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो दिया है यह इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भूजल के कौन से खनिज संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो यह आपका नाइट्रेट के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, नेत्र शोथ जिसे पिंक आई भी कहा जाता है, इसमें आंख बाहरी परत और पलक के भीतरी सतह संक्रमित हो जाते हैं। क्षय रोग संक्रमणशील रोग का एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या हमारा? बड़ी मक्खी अर्थात सैंड फ्लाई काला ज्वार, बड़ी नहीं बड़ मक्खी है, माफ करना, बड़ मक्खी अर्थात सैंड फ्लाई काला ज्वार रोग के लिए रोगवाहक के रूप में कार्य करती है। क्यूलेस मच्छर जो होता है वो आपका फाइलेरिया रोग के रोगवाहक के रूप में कार्य करते हैं। ताद अर्थात रिंगवार्म कवक अर्थात फंगक संक्रमण का एक कारण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, पोलियो टीकों के लिए नैनो पेज का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका मार्क कैंडल जो है इनके द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ऑप्शन सी में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोइलिएशन फॉर एपिडेमिक प्रीपेडर्निस इनोवेशंस नामक संगठन को उभरते संक्रमण रोगों के खिलाफ टीके विकसित करने के लिए आरंभ किया गया था। अब अगला क्या हमारा दिया है? निम्नलिखित में से एक्यूपंक्चर विधि क्या है? तो एक्यूपंक्चर विधि में से क्या हो जाएगी? तो चीन में प्रचलित चिकित्सा पद्धतियाँ है। ठीक है, ऑप्शन सी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। कोढ़ का उपचार सल्फोन से संबंधित है। कुचला पौधे का पक्षाघात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्या हमारा? कायरो प्रैक्टिस चिकित्सा पद्धति को मांसपेशीय कंकाली प्रणाली विशेष रूप से रीढ़ की यांत्रिक विकारों का निदान और उपचार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस संगठन को उभरते संक्रमण रोगों के खिलाफ टीके विकसित करने के लिए आरंभ किया गया था? तो इनमें से किसको विकसित किया गया था हमको बताना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा, कोलिएशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेरेशन और इनोवेशन अर्थात CEPI नामक संगठन को उभरते संक्रमण रोगों के खिलाफ टीके विकसित करने के लिए आरंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं, कोविड-19 के लगभग भारत के सभी प्रथम स्वदेशी वैक्सीन परीक्षण अर्थात कोवैक्सीन है। रोजेसिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो यह जो है आपका त्वचा को जो है प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं, नींद की खुराक गुणवत्ता और नींद की कमी निद्रालोप बीमारी के लक्षण है। निद्रालुता रोग को अफ्रीकी
ट्रिपैनोसोमियासिस के नाम से जाना जाता है। सतत अवसादग्रस्तता विकार को विषण मानसिकता या अस्थिर अवसाद कहा जाता है। मिनामाता रोग पहली बार जापान में देखा गया था। विषाणु सूक्ष्मजीव हेपेटाइटिस बी रोग का कारण बनता है। आगे बढ़ते हैं। अल्जाइमर रोग के कारण स्मृति लोप होता है। शरीर में ऊतकों को अनियंत्रित वृद्धि के कारण कैंसर रोग होता है। भोजन में प्रोटीन की कमी से पारगर्भिक रोग होता है। कशेरुकी या अकशेरुकी से जो है अब हम लोग देखेंगे। तो पिस्सीकल्फर किससे संबंधित है? तो ये आपका मत्स्य पालन से संबंधित हो जाएगा। गाय का औसत वजन लगभग औसत जीवन काल लगभग होता है तो 20 वर्ष जो है होता है। आगे बढ़ते हैं। स्तनधारी प्रणाली चमगादड़ को उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है। डिम्बरसु शब्द उन जानवरों के लिए दर्शाता है जो अंडे देते हैं। निम्न ताप पर जीवों का परीक्षण अध्ययन कहलाता है तो आपका क्रायोबायोलॉजी जो है कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। पेंगुइन जो एक न उड़ने वाली समुद्री चिड़िया है, मुख्यतः अंटार्कटिक क्षेत्र में पाई जाती है। वे पक्षी जो रात्रि के दौरान सक्रिय होते हैं उन्हें निशाचर कहा जाता है। 2500 ग्राम या 2.5 किलोग्राम से कम वजन अगर किसी शिशु के जन्म के समय होता है तो उसे कम जन्म के वजन में रखा जाता है। एक स्वस्थ शिशु जन्म का आदर्श वजन 3.5 kg होता है। अब वनस्पति विज्ञान से जो क्वेश्चन है वो हम लोग कवर करेंगे। तो कोशिका और अनुवांशिकी से जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनरुज्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को डाट के रूप में जाना जाता है। तो टोटीपोटेसी के रूप में जो है इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हमसे पूछा है? डीएनए में अनुवांशिक जानकारी को प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार में नहीं लाया जाता है बल्कि इसे मैसेंजर आरएनए के माध्यम से हस्तांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को प्रतिलिपि जो है कहा जाता है। किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को नाभिक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? कोशिका का शक्ति ग्रह अर्थात सूत्रकणिका है। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। पादप शारीरिक क्रिया विज्ञान है तो इनमें से कौन हो जाएगी? तो पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलती है। यही जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। मृदा जल के माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या पूछा है हमसे? अंकुर के दौरान जल्दी पुष्पन की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत सीलन उपचार की प्रक्रिया को बीज कहा जाता है। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है। दृश्यमान प्रकाश किरण को प्रकाश संश्लेषक के रूप में क्रिया विकिरण कहा जाता है। पादप निकाय के पत्ता को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है। राइबोजियम और कुछ नील हरित शैवाल जैसे सूक्ष्मजीव किसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं? तो आपके नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में जो है मदद करते हैं। ऑप्शन डी में जो दिया है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन सहभोजिता प्रकार से संबंध का एक उदाहरण है। ठीक है, डाइटम शैवाल का उदाहरण हो जाएगा। साइनोबैक्टीरियल नीरहलित शैवाल के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? कौन सा विज्ञान फॉसिल प्लांट से संबंधित है? तो इसमें से कौन हो जाएगा? तो पैलियोबॉटनी जो है वही से संबंधित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मृदा विज्ञानी को एक पेट्रोलॉजिक के रूप में जाना जाता है। पोषक तत्वों के साथ जल निकायों के संवर्धन की प्रक्रिया को जल सुपोषण कहा जाता है। कैक्टस गूदेदार पादप प्रकार के पौधों का एक उदाहरण है। प्रवाल पुअर्गलक और जुजैथिली के बीच सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? कुछ जीव का एक साथ रहते हैं और आश्रय और पोषण तत्व दोनों को साझा करते हैं। इस संबंध को सहजीविता कहा जाता है। लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच संबंध सहजीविता का एक उदाहरण है। नाइट्रोजन प्रतिष्ठान जीवाणु और फलीदार पौधों के बीच एक संबंध सहजीविता का एक उदाहरण है। वे जीव जो अन्य जीवों का मांस खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें जो है मांसभक्षी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हरित पौधों को स्वापोषित के रूप में जाना जाता है। निम्न में से किस कारण टमाटर का रंग लाल होता है? तो ये जो है आपका लाइकोपिन के कारण जो है लाल होता है। गाजर का जो पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण होता है। और जो मिर्ची होती है तिलतिलाहट होती है एंथ्रोसाइनिन के कारण होती है। नहीं, कैप्सेसिन के कारण होती है, वहाँ पर ना कैप्सेसिन के कारण होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हमसे पूछ रहा है? नई दुनिया से पुरानी दुनिया में निम्न में से कौन सा पौधा प्रविष्ट कराया गया है? तो यह आपका आलू हो जाएगा। ठीक है, चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए कपूर का प्रयोग किया जाता है। इनमें एक तीखी गंध होती है। चाय में कैफीन नामक
मनोप्रभावी दवा पाई जाती है। एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कंपोस्ट खाद का एक प्रकार है। शाकीय विज्ञान सब्जियों के उत्पादन और विपणन से संबंधित है। माइकोसौकनासी कवक से प्राप्त एक पौधानाशक पदार्थ हो जाएगा। अब अगला चैप्टर हमारा रसायन विज्ञान होगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आए हैं वो हम लोग देखेंगे। तो रदरफोर्ड द्वारा किस किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित किया था? तो इसमें जो होगा गोल्ड फाइल प्रयोग जो है इस प्रक्रिया के कारण जो है साबित किया था। ऑप्शन बी में जो दिया है यह इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दमित्री मैंडलीव ने नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया। अगला क्या दे रहा है हमारा? परमाणु संख्या 46 वाला तत्व आवधिक तालिका के डी ब्लॉक से संबंधित है। अगला क्या दे रहा है? बोस आइंस्टीन संबंध अर्थात बीईसी पदार्थ की 5वीं अवस्था है। जिस पदार्थ को रासायनिक या भौतिक साधनों द्वारा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता उसे तत्व कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हमारा? अपने कणों की गति के कारण एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ फैलना और मिलाना यह क्या कहलाता है? यह आपका विसरण कहलाता है। द्रव या गैस में निलंबित छोटे कण की टेढ़ी मेढ़ी गतिविधियां यह आपकी ब्राउनी गति जो है कहलाती है। अल्फा कण धनात्मक आवेशित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? लिथियम आयन बैटरी का एनोड किसका बना होता है? तो ये आपका ग्रेफाइट का बना होता है। तांबा धातु मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई थी। कोयले के एंथ्रेसाइट लगभग 90% कार्बन होता है और वह धुआं रहित है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। पीतल एक मिश्र धातु है जो तांबा और जस्ता से मिलकर बनी होती है। सोने के साथ तांबा धातु मिलाई जाती है। एनोडीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एल्युमिनियम की वस्तुओं तथा एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है जिसे एक आकर्षक परिसज्जन के लिए रंगा जाता है। बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्वों को उपधातु के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सोल्डर जो कम गलनांकी एक मिश्र धातु है उसका उपयोग विद्युत तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह सीसा अर्थात पीबी और टिन से मिलकर बना होता है। ब्रोमीन एक अधातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। द्रव की अवस्थाएं और जल के बारे में देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में उपस्थित है? तो कैल्शियम जो होता है वह कठोर जल में उपस्थित होता है। ड्यूटेरियम भारी जल है। ठोस कार्बन ऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है क्योंकि यह गैस ठोस होती है। नाभिकीय ऊर्जा के बारे में देखते हैं। तो शुद्ध यूरेनियम किस में पाया जाता है? तो यह जो है आपका यूरेनियम 235 में पाया जाता है। ऑप्शन ए में जो दिया है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन की खोज ऑटो हॉर्न ने फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन के साथ मिलकर 1938 में किया था। अप्सरा रिएक्टर भारत का एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर हो जाएगा। कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है को नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो आपका जुट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? भूरे रंग की हवा का कारण होता है तो क्या कारण हो जाएगा? तो ऑक्सीजन व नाइट्रोजन की अपक्रिया से नाइट्रिक ऑक्साइड जो बनता है तब हवा जो है भूरा हो जाता है और यह इमारतों को भी भूरा करता है। और जैसे जो इमारतें बड़ी हैं और जो मतलब सांस्कृतिक स्थल जो होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाता है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है तो ये आपका ओजोन होता है। ठीक है। कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो आपकी क्लोरीन हो जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा? कैरेट में शुद्ध सोना होता है 18 कैरेट में कितने प्रतिशत सोना होता है? तो 75% जो है इसमें सोना होता है। ऑप्शन बी में जो दिया है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृक्ष की उम्र जानने की विधि क्या है? तो इसकी वलय को गिनकर जो है जाना जाता है। तो ऑप्शन सी में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो वह आपका एथिलीन हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को सूक्ष्म चूने से गुजारा जाता है? तो आपका क्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन डी में जो दिया है यह इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? तो एस्फ्लेराइड जो है यह आपका जिंक का एक अयस्क हो जाएगा। शुष्क सेलों में निम्न में से कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो NH4Cl जो है यह इसमें प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए में जो दिया है यह इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? गाड़ियों में मिलावटी ईंधन इस्तेमाल करने से निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अधिक मात्रा में होता है? तो इसमें जो होगा आपका हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात ए और बी जो दिया है ये हमारे सही हो जाएंगे। इन दोनों का उत्सर्जन अधिक मात्रा में होता है। कार्बन समायोजन कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की कमी की भरपाई के लिए की जाती है।
आणविक ऑक्सीजन के ईंधनशील कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कार्बन हीरा ग्रेफाइट को एक साथ डॉट डॉट कहा जाता है। तो ये जो हो जाएंगे समस्थानिक हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी आप रूपर हो जाएंगे, ठीक है, अपर रूप हो जाएंगे। ऑप्शन डी में जो दिया है ये इसका राइट हो जाएगा हमारा। ग्रेफाइट डायमंड और बम मिनिस्टर फ्लोरीन कार्बन तत्व के आपरूप हैं। कॉपर सल्फेट रासायनिक यौगिक को विट्रियोल के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक कीटनाशक, रंगबंधक और एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मौजूद क्षारीय घटक जिसका उपयोग रेचक के रूप में किया जाता है वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो होगा हमारा वो आपका भौतिक विज्ञान होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक प्रकाश वर्ष मापक है, तो यह आपका दूरी का होता है, ठीक है। ऑप्शन बी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। भूकंप की तीव्रता जो है सिस्मोग्राफ उपकरण के द्वारा मापी जाती है। वायु दाब को मापने वाला उपकरण जो है वह आपका बैरोमीटर होता है। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दाब जो होता है वह घट जाता है। मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार तब डालता है जब वह लेटा होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से आवेग का मात्रक कौन हो जाएगा, तो यस जो है यह आवेग का मात्रक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, फ्लाइन वेग किसे कहते हैं, तो पलायन वेग किसे कहा जाता है, वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए, यही जो होगा प्लायन वेग हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं के माध्यगतिक ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो है यह बढ़ता है, ठीक है। ऑप्शन ए में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। जिस तापमान पर वायु में जलवाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे उष्मांक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, शीतल प्रक्रिया द्वारा गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। गैस संपीड़ितता उच्च होता है, ठीक है। नैदानिक थर्मामीटर का परास जो होता है वह 35 सेल्सियस से 42 के बीच होता है। आगे बढ़ते हैं, नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापे जाने वाला मनुष्य शरीर का औसत सामान्य तापमान कितना होता है, तो 37 सेल्सियस होता है, ठीक है। ऑप्शन डी में जो दिया है यह इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण की प्रक्रिया को चालन के रूप में जाना जाता है। वायुमंडल के ऊर्ध्वपतन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो आपका संवहन कहलाता है। ऑप्शन बी में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जलवाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है वह आपका संघनन कहलाता है। वाष्पीकरण के फलस्वरूप जो है शीतलन होता है। तापमान मापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण जो है वह आपका थर्मामीटर हो जाएगा। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो इसमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो हाइगेस जो है उनके द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। स्वचालित वर्षा सेंसर डैश के सिद्धांत पर काम करता है, तो यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है कार्य करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जल वाष्प गुलाब को हरे प्रकाश के माध्यम से देखा जाता है तो कैसा दिखाई देता है, तो यह आपका काला दिखाई देगा। ऑप्शन डी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। डेसिबल इकाई है, तो यह किसका हो जाएगा, तो ध्वनि तीव्रता का हो जाएगा। ऑप्शन बी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण ध्वनि का परिवर्तन होता है, ठीक है, परावर्तन होता है। पानी, बर्फ, वायु में बर्फ में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। कणों की तरंग प्राकृतिक डी ब्रॉगली ने स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है हमको बताना है, तो शून्य हर्ट्ज होती है। ऑप्शन सी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चुंबकीय फ्लास्क घनत्व की इकाई क्या होती है, तो यह टेफ्ला होता है। वह उपकरण जिसे विद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है और इसके माध्यम से परिपथ में विद्युत धारा को मापा जाता है, उसको अमीटर कहा जाता है। अगला हमारा क्या दिया है, सौर ऊर्जा का स्रोत है तो नाभ के सलियन हो जाएगा, ठीक है। भारत में एंटी टैंक मिसाइल है तो इनमें से कौन हो जाएगा, तो वो आपका नाग हो जाएगा। ऑप्शन बी में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किया था तो किसके द्वारा किया गया था, तो चार्ल्स स्टीफेंस जो है इनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन में बनी विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन का उपनाम क्या है हमको बताना है, तो आपका तियान ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भोजन ऊर्जा को मापने का यूनिट नाम है, तो यह आपका कैलोरी हो जाएगा। ऑप्शन डी में जो दिया है ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब अगला जो होगा हमारा वो आपका परंपरागत सामान्य ज्ञान होगा, अर्थात यहाँ से जीके का जो सेक्शन होगा वह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। इसमें जो है आपके टोटल 228 क्वेश्चन जो होंगे वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है।